देखो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इनकम टैक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट के बारे में रीड आउट करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, ये बीकॉम की किताब का पढ़ रहे हैं हम। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। या इसी क्वेश्चन को हम दूसरे ढंग से भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ प्रीवियस ईयर्स, what are the exception to the rule that the income of the previous year is charged to tax in immediately the following assessment years। इसी क्वेश्चन को ये तीसरे ढंग से क्या से पूछते हैं, जनरल रूल्स ऑफ द इनकम इज दैट द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर शुड बी टैक्स्ड इन इमीडिएटली फॉलोइंग द असेसमेंट ईयर्स। एक्सप्लेन द रूल्स एंड इट्स एक्सेप्शन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस रूल को इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली क्वेश्चन में हमें साफ साफ दिख रहा है, एक तो प्रीवियस ईयर के बारे में बार बार पूछ रहा है और उसके एक्सेप्शन के बारे में पूछ रहा है। पर जो थर्ड क्वेश्चन बन के आया है उसमें उन्होंने बोला कि प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर टैक्स जो सा असेसमेंट ईयर में लगता है उस रूल को एक्सप्लेन भी करो और उसकी एक्सेप्शन भी बताओ। अब जब हम रूल को एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें हमें असेसमेंट ईयर को भी बताना पड़ेगा। तो करते हैं अब हम आंसर की शुरुआत। कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी ये वीडियो मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना है इसको। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट, असेसमेंट ईयर क्या होता है। असेसमेंट ईयर्स मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। देखो, हमारे जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं हमेशा 12 महीने के होते हैं, वो अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, 31 मार्च को क्लोज होते हैं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी यहाँ पर 12 मंथ का पीरियड लेके चलता है। असेसमेंट ईयर को 12 मंथ का ही मान के चलता है। यहाँ पे लिखा है, देखो, इन इंडिया द गवर्नमेंट मेंटेन द अकाउंट्स फॉर 12 मंथ्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च एवरी ईयर सच एज नॉन एज ए फाइनेंशियल ईयर। इसी को हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स हैज़ आल्सो सेलेक्टेड द सेम ईयर्स फॉर इट्स असेसमेंट प्रोसीजर्स। अगर हम ये लाइन ना भी लिखें तो तब भी चल जाएगा। हमें फर्स्ट क्या लिखना है, असेसमेंट ईयर क्या है। असेसमेंट ईयर मीन्स 12 मंथ पीरियड्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। अब इसके बाद लिखोगे आप, असेसमेंट ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया during which the income of the person relating to the relevant previous years, relevant previous year की इनकम को असेस किया जाता है फॉर टैक्स के लिए। देखो, जो भी पर्सन इंडिया में है, पर्सन की डेफिनेशन अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पर अब यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अभी आपको हाईलाइट करता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पर लिखा है एवरी पर्सन। अब ये पर्सन कितने तरह के होते हैं, there are so many persons, सभी पर्सन के नाम लिखता हूँ यहाँ पे मैं अभी। देखो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी पर्सन हमने डिस्कस किए, तो यहाँ पर हम पर्सन की बात करने वाले हैं, एवरी पर्सन। ये पर्सन कौन है, चलो हम एक बार पर्सन के ऊपर चलते हैं। पर्सन कौन है, तो देखो डियर फ्रेंड्स, इंडिविजुअल, HUF, फर्म्स, AOP, BOI, कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटीज़, ये सभी पर्सन हैं जिनको हर साल अपना टैक्स भरना होता है। मीन टू से दैट कि ये सब पर्सन अपनी अपनी रिटर्न इनकम टैक्स की भरते हैं। इंडिविजुअल के बारे में आप सब लोग जानते हैं, जो भी हम कह सकते हैं, राम, श्याम, घनश्याम, जो भी हैं पर्सन्स, वो सारे इंडिविजुअल, जो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, कोई भी हो सकता है। HUF, इसमें एक कर्ता होता है, इसमें बाकी सारे कोपार्टनर होते हैं। फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म है। LLP भी इसमें आ जाती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, कोई 3-4 पर्सन्स इकट्ठे होते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, किसी प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं, तो उसको हम AOP बोल देते हैं। BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हैं, ये इंडिविजुअल का ग्रुप बन जाता है, उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोल देते हैं। यहाँ पे BOI लिखना है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। कंपनीज, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, ये स्पेशल लॉ में पार्लियामेंट में क्रिएट किए जाते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया,
है ना, लोकल जैसे कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ये सब इसमें आ जाते हैं, लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं। ये 7 तरह के पर्सन हैं जो हर साल अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। जब ये रिटर्न फाइल करते हैं तो इनकी रिटर्न को असेस किया जाता है। वो असेस कौन करता है? वो असेसिंग ऑफिसर असेस करता है। देखो इनकी रिटर्न को कौन असेस करता है? देखो यहाँ पे लिख रहे हैं एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट फाइल द रिटर्न्स ऑफ द इनकम बाय द प्रिस्क्राइब डेट्स। दीज रिटर्न्स आर प्रोसेस्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिशियल और ऑफिसर्स। दिस प्रोसेसिंग इज कॉल्ड द असेसमेंट्स। और इसी को हम असेसमेंट, जो प्रीवियस ईयर में आपने इनकम कमाई उसके ऊपर टैक्स असेसमेंट ईयर में लगा, तो उसी प्रोसेस को हम असेसमेंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर का मीनिंग हमने क्लियर हो रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के ऊपर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? अब इसमें नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट्स कि प्रीवियस ईयर्स क्या है। सेक्शन 3 जो सा है इसके रिगार्डिंग्स बोल रहा है कि प्रीवियस मीन्स क्या होता है? कमिंग बिफोर, आने वाला। कमिंग बिफोर मतलब कि जो प्रीवियस है उससे पहले वाला। हेंस इट कैन बी सिंपली सेज दैट द प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर्स प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर्स। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो भी असेसमेंट ईयर है इससे प्रीसीडिंग के ईयर को हम क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर बोलेंगे। इसी लाइन को अब सिंप्लीफाई किया है यहाँ पर। नॉर्मली क्या होता है, क्या लिख रहे हैं? इट मे बी सेड दैट द ईयर्स इन विच द इनकम इज कॉल्ड द प्रीवियस ईयर। जिस साल में आप इनकम अर्न कर रहे हो उसको प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं। नेक्स्ट ईयर इन विच द इनकम इज कम्यूटेड एंड पुट टू टैक्स इज कॉल्ड द असेसमेंट ईयर। यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल भी लिया है इन्होंने। क्या एग्जाम्पल लिया है? इनकम अर्न बाय द असेसी इन द प्रीवियस ईयर्स 2021-22 इज टैक्स इन द असेसमेंट रेलिवेंट असेसमेंट ईयर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर 21-22। कहने का मतलब क्या है कि 2021-22 में जो आपने इनकम अर्न की उसके ऊपर टैक्स असेस कब किया जाएगा? 2022-23 में। तो अब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एक रूल निकल के आता है। क्या रूल निकल के आता है? कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर सब्जेक्ट टू ए सर्टेन एक्सेप्शन। इसकी कुछ एक्सेप्शन है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ये जानेंगे कि प्रीवियस ईयर क्या पूरे साल 12 महीने का होता है, 12 मंथ का होता है या उससे लेस का होता है? देखो अगर हमारा कंटिन्यूइंग बिजनेस है तो उसमें तो ये 12 मंथ का होगा। जैसे 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ, 31 मार्च 2022 को हमारा साल ख़त्म हो रहा है, तो 2022-23 असेसमेंट ईयर हो गया, 21-22 हमारे लिए प्रीवियस ईयर हो गया। अब अगर हमने न्यूली बिजनेस सेटअप किया है उस केस में हमारा प्रीवियस ईयर छोटा हो सकता है, मतलब कि 12 मंथ से लेस हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल भी बना रखा है इन्होंने कि 15 सितंबर को इन्होंने क्या किया, 15 सितंबर को बिजनेस सेटअप किया। देन द फर्स्ट प्रीवियस ईयर शैल बी 15 सितंबर 2021 टू 30 मार्च 2022। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि ये 6.5 महीने का जो है प्रीवियस ईयर है। इसी तरह से कोई भी न्यूली क्रिएटेड सोर्स ऑफ इनकम है उसके लिए प्रीवियस ईयर्स, जब से सोर्स ऑफ इनकम तैयार हो रही है उसी से हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम इसकी एक्सेप्शन के ऊपर। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम एक्सेप्शन की बात करने जा रहे हैं जो इस रूल की एक्सेप्शन है। इस रूल की 5 एक्सेप्शन है, जिसमें से फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? रूल क्या है कि प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर टैक्स जो सा है असेसमेंट ईयर में लगता है, पर कुछ केसेस हैं जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम में प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लग जाता है। वो केसेस कौन कौन से हैं वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट केस है शिपिंग बिजनेस इनकम्स ऑफ द नॉन रेजिडेंट शिप ओनर्स, सेक्शन 172 है इसके रिगार्डिंग। इसमें क्या लिखा है देखो, द इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंट शिप कंपनी। अब यहाँ से पता चल रहा है कि एक नॉन रेजिडेंट शिप कंपनी है, उसका ओनर है इंडिया में आता है, यहाँ से कुछ पैसा कमाता है और फिर वापस अपने देश चला जाता है।
अब बेसिकली हमारे असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि वो इंडिया में वापस नहीं आने वाला नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में। अगर वो वापस नहीं आने वाला तो उसको प्रीवियस ईयर में ही उससे टैक्स ले लिया जाता है। तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी, जैसे कि इन केस द नॉन रेजिडेंटशिप कंपनी विच हैज़ नो रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, जिसका कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में नहीं है, अर्न इनकम्स, वो इनकम अर्न कर रहा है कैरिंग पैसेंजर लाइफ स्टॉक्स मेल और गुड्स लोडेड फ्रॉम एनी इंडियन पोर्ट से इनकम अर्न कर रहा है वो इस तरह के वर्क करके। सच शिप विल नॉट बी अलाउड टू लीव द पोर्ट, उस शिप को पोर्ट को लीव करने नहीं दिया जाएगा टिल द टैक्स ऑन इनकम्स हैज़ बीन पेड और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट टू पे द टैक्स आर मेड, जब तक वो कोई अरेंजमेंट नहीं कर देता, जो भी टैक्स बनता है उसको पे करने का कोई अरेंजमेंट नहीं कर देता, तब तक उसको लीव करने नहीं दिया जाएगा। सच इनकम इज असेस टू टैक्स करंट ईयर रेट्स, जो भी हमारे करंट ईयर रेट चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स उसके ऊपर लगेगा। पर किस इनकम के ऊपर लगेगा, ये क्वेश्चंस जो सा है माइंड में आता है। तो उन्होंने लिखा है 7.5% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट रिसीवेबल बाय द शिप ओनर्स, जो भी फ्रेट से जो भी इनकम अर्न की है उसने, उस इनकम का 7.5% जो अमाउंट है वो उसकी इनकम मान ली जाएगी, उसके ऊपर जो भी रेट ऑफ टैक्स चल रहा होगा वो लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब हमें इस पूरे पैरे से ये समझ में आ रहा है कि नॉन रेजिडेंटशिप कंपनी है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में नहीं है, वो इंडिया में इनकम अर्न कर रही है, इंडियन पोर्ट से कहीं से भी इनकम अर्न कर रही है, और वो इंडिया से बाहर जाना चाहती है, अपनी शिप को वापस लेके जाना चाहती है। तो यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है कि भाई आप करंट ईयर में अपना टैक्स भरो, करंट ईयर के रेट के हिसाब से टैक्स भरो। किसके ऊपर टैक्स भरना है आपको, जो भी आपने अमाउंट रिसीव किया है उसका 7.5% कर लो, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है। अब क्या होगा कि मास्टर ऑफ शिप को क्या है, रिक्वायर्ड द फर्निश रिटर्न फर्निश करनी है ऑफ सच इनकम की बिफोर द डिपार्चर ऑफ शिप को डिपार्च करने से पहले उसको अपनी रिटर्न भरनी है। या फिर वो एक काम कर सकता है, यहाँ पर एक अरेंजमेंट कर जाए, अपना कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दे, या अपना कोई पर्सन यहाँ पर अरेंजमेंट कर दे कि भैया मेरे बिहाफ पे वो रिटर्न भरेगा। जब शिप डिपार्चर होगी या उसके 30 दिन के बीच में वो रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी, जो भी यहाँ पे पर्सन वो अरेंज करके जाएगा। तो उसके लिए असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है। अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई है तो वो कस्टम ऑफिसर उसको अलाउ कर देगा शिप को ले जाने के लिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो सेक्शन 72 के अंदर आता है, जहाँ पर प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लग जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि इन केस द पर्सन लीव इंडिया, मतलब कि कोई पर्सन इंडिया को छोड़ के जा रहा है, सेक्शन 174 इसके रिगार्डिंग है। इन केस किसी कारण इनकम टैक्स ऑफिसर को बिलीव हो जाता है कि जो पर्सन इंडिया लीव करके जा रहा है उसकी इंटेंशन नहीं है वापस आने की, और नेक्स्ट करंट असेसमेंट ईयर में वह वापस नहीं आने वाला, तो वो क्या करेगा इनकम टैक्स ऑफिसर, द टोटल इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल्स फॉर द पीरियड्स बिटवीन द एक्सपायरी ऑफ लास्ट प्रीवियस ईयर्स एंड टिल द डेट ऑफ हिज डिपार्चर विल बी टैक्स इन द करंट असेसमेंट ईयर, उसके ऊपर करंट असेसमेंट ईयर में ही टैक्स लग जाएगा। यहाँ पर ये लिखा आता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे नेक्स्ट 3 पॉइंट कौन कौन से हैं यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है असेसमेंट्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स फॉर्म्ड और एस्टैब्लिश्ड ओनली फॉर ए लिमिटेड पीरियड्स, एक लिमिटेड पीरियड के लिए किया जा रहा है, उसको सेक्शन 174 सबसेक्शन ए के अंदर कवर कर रहे हैं ये लोग। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, इन केस द असेसिंग ऑफिसर फाइंड्स दैट, अगर असेसिंग ऑफिसर ये देखता है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स जो हमने फॉर्म की थी या एस्टैब्लिश की थी फॉर ए लिमिटेड पीरियड के लिए या पर्टिकुलर इवेंट के लिए किया था,
तो आज क्या हो रहा है, उसको हम डिसकंटिन्यूस करने जा रहे हैं। इट इज़ लाइकली टू बी डिजॉल्व और डिसकंटिन्यूज इन द सेम ईयर्स आफ्टर द अकम्पलिशमेंट ऑफ सच इवेंट और ए पर्पस। जो इवेंट और पर्पस के लिए हमने इसको बनाया था वो पर्पस हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको डिसकंटिन्यूस करने जा रहे हैं। तो इन सब केसेस में क्या होगा, असेसमेंट ऑफ सच पर्सन्स कैन बी मेड इन द सेम ईयर्स। तो यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लग जाएगा, नेक्स्ट आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट भी सेम ही है। अब असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि इन केस द पर्सन हु इज़ लाइकली टू ट्रांसफर देयर एसेट्स टू अवॉइड द टैक्स, सेक्शन 175 है, इसमें लिख रहा है कि इफ इट इज़ अपीयर द इनकम टैक्स ऑफिसर दैट एनी पर्सन इज लाइकली टू सेल, ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ। यहाँ पर क्या है, असेसिंग ऑफिसर को, इनकम टैक्स ऑफिसर को लग रहा है कि सेल, ट्रांसफ़र कर रहा है या डिस्पोज ऑफ कर रहा है पर्सन अपने कुछ एसेट का पार्ट। उसकी इंटेंशन क्या है कि अवॉइड द पेमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी को अवॉइड करने की कोशिश है उस पर्सन की। ही मे कमेंस प्रोसीडिंग्स टू असेस द इनकम ऑफ फॉर द पीरियड बिटवीन द एक्सपायरी ऑफ लास्ट प्रीवियस ईयर्स टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सच प्रोसीडिंग। जैसे आज उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग कार्रवाई शुरू कर दी गई है, प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम तब तक की कमाई है उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा सेम प्रीवियस ईयर में। ये भी हमारा पॉइंट जो सा है, प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर में टैक्स लग रहा है। अब लास्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, सब सेक्शंस सेक्शन 176 है इसके रिगार्डिंग। क्या लिख रहे हैं जी, इन केस एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यूस। आपको भी मालूम है कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन डिसकंटिन्यूस हो रहा है, बंद हो रहा है, ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर्स द इनकम ऑफ द period of from the expiry of previous years till the date of discontinuations may be assessed to tax in the current assessment years for the discretions of the assessing officer। ये असेसिंग ऑफिसर की सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रीवियस ईयर में इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लेना चाहता है या नेक्स्ट ईयर में लेगा। बेसिकली यहाँ पे प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लग जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि हमें ये क्वेश्चन कैसे डिफाइन करना है। देखो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन था इनकम टैक्स के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन था कि प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है, बट इस रूल की कुछ एक्सेप्शन थी, हमने उसको डिस्कस किया। इस पूरे चैप्टर अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया है उसमें हमने सबसे पहले प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन दिया, असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन दिया, आफ्टर दैट उसके एक्सेप्शन को एक्सप्लेन किया। आपको ये क्वेश्चन इस तरह से अटैम्प्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आऊँगा मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो बनेगी। ओके डियर फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।